आज का हमारा टॉपिक है रिटेल बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग। यदि हम देखें भारतीय बैंकिंग को तो पिछले वर्षों में भारतीय बैंकिंग में अनेक परिवर्तन आए हैं। जैसे यदि हम कहें तो वर्तमान में भारतीय बैंकिंग एक पूर्ण चक्र संपन्न कर रही है, क्योंकि आरंभ में भारतीय बैंकिंग निजी क्षेत्र में थी। 1969 एवं 1980 में नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय बैंकिंग का रुख निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र की ओर हो गया। और वर्तमान में यदि हम देखें तो सरकार द्वारा बैंकों में अपनी हिस्सेदारी पुनः 51% से 33% करने के प्रस्ताव से भारतीय बैंकिंग पुनः निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से इंडियन बैंकिंग अपना एक जो साइकिल है वो कंप्लीट करने की ओर है। पहले वो निजी क्षेत्र में थी, फिर सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया और अब वापस से भारतीय बैंकिंग में निजी क्षेत्र को प्रमुखता दी जा रही है। तो इस तरह से भारतीय बैंकिंग राष्ट्रीयकृत बैंकों से निजी क्षेत्र के बैंकों की तरफ गतिशील होती जा रही है और निजी क्षेत्र का बैंकिंग में प्रभाव बढ़ने से विदेशी बैंकों का भी आगमन हुआ है और वित्तीय सेवा क्षेत्र में सतत उदारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण या हम कह सकते हैं निजी क्षेत्र के नवीन व्यापारिक बैंकों के कारण परंपरागत बैंकिंग और आधुनिक बैंकिंग का एक मिश्रण उत्पन्न हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग में कई नए कॉन्सेप्ट आए हैं। इन्हीं नए अवधारणाओं में यदि हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। खुदरा बैंकिंग कहें या ई बैंकिंग कहें, इंटरनेट बैंकिंग कहें, तो इस तरह से अनेक या हम कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग वर्तमान में परंपरागत बैंकिंग से आधुनिक बहुआयामी बैंकिंग की ओर रूपांतरित होती जा रही है। अब बात आती है कि रिटेल बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग क्या होती है। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत जो व्यापारिक बैंक हैं या जो बैंकिंग क्षेत्र है वो छोटे छोटे ग्राहक का अर्थ क्या है, ऐसे कस्टमर्स जो कि स्मॉल अमाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब उनका जो डिपॉजिट्स है या उनका जो लोन अमाउंट है या उनका और भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो बड़ी कह सकते हैं बड़ी डिजिट्स में नहीं होता, वो कम अमाउंट में उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो भारतीय बैंकिंग में खुदरा बैंकिंग की जो ये शुरुआत हुई है वो मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि के कारण या हम कह सकते हैं कि जनता की लिविंग स्टैंडर्ड में या लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका परिणाम खुदरा बैंकिंग का शुरुआत होना है भारतीय बैंकिंग के अंतर्गत। वर्तमान में यदि हम कहें तो पहले बैंकिंग क्षेत्र जो थे वो थोक होलसेल बैंकिंग या हम कह सकते हैं उसे थोक बैंकिंग की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन वर्तमान में बैंकों का ये ट्रेंड अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वो थोक से खुदरा बैंकिंग रिटेल बैंकिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यदि बैंक को किसी एक बड़े ऋण की वसूली नहीं होती है तो बैंक को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, जबकि यदि छोटे छोटे ऋणों में से यदि कुछ ऋणों की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंक की लाभदायकता पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी एक कारण है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का होलसेल बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग की ओर बढ़ने का। इसके साथ ही यदि हम कहें तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है उसमें खुदरा बैंकिंग के माध्यम से बैंक जो हैं वो अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट सही रूप से कर सकते हैं। तो एक तरह से खुदरा बैंकिंग जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है या मेन एम उसका क्या है, अधिक से अधिक छोटे ग्राहकों तक पहुंचना और उनको बैंकिंग संबंधी सेवाएं
छोटे ग्राहक मतलब जिनके ट्रांजैक्शन कम अमाउंट के होते हैं, या जो भी डिपॉजिट्स या कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बड़ी अमाउंट नहीं होती, छोटी अमाउंट होती है। तो खुदरा बैंकिंग का मेन एम या मुख्य लक्ष्य यही है कि ऐसे ग्राहकों को हर प्रकार की बैंकिंग सुविधा, चाहे वो आधुनिक बैंकिंग उत्पाद हों और जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हों वो हैं, वो सभी सही कीमत पर उपलब्ध कराना खुदरा बैंकिंग का मुख्य लक्ष्य होता है। अब यदि हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, या 3 इसके मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जमा, डिपॉजिट, जमा राशियों से जो भी जुड़े उत्पाद हैं वो आते हैं, मतलब डिपॉजिट से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, सेविंग अकाउंट, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा ऋण संबंधी जो हैं वो प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो डिपॉजिट संबंधी, ऋण संबंधी, और तीसरा इसके अंतर्गत अकाउंट को ऑपरेट करने संबंधी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और विभिन्न प्रकार के ई बैंकिंग प्रोडक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो खुदरा बैंकिंग ने भारतीय उपभोक्ताओं को वित्तीय उत्पादों की एक तरह से विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, और जिसके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं छोटे कस्टमर्स जिनके ट्रांजैक्शन कम अमाउंट के होते हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए भी बैंकिंग सेवा सरल, सुगम और सस्ती हो गई है।